हे दोस्तों, बस एक महीने बचे हैं 2025 खत्म होने में, और अगर आप इस साल भी एक ऐसे इंसान बनकर रह गए हो जो सपने देखने का दम तो रखता है, बड़े बड़े सपने पूरे करने का, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो सपने पूरे नहीं हो पाते, आप उन पे काम ही नहीं कर पाते हो, और उसके पीछे आपको एक बहुत बड़ा रीजन लगता है आपका आलस। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आलस से भी बड़ा आपका एक दुश्मन है। ये वही दुश्मन है जो आपको हमेशा अपने सपनों को पूरा करने से रोकता रहता है, खींचता रहता है अपनी तरफ। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये आपको बिजनेस करने से रोकता है, डराता है कि यार ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। वीडियोस बनाने से डराता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे। ये आपको कुछ भी क्रिएटिव काम करने से भी रोकता है, क्रिएटिव जूसेस फ्लो नहीं होते हैं। ये आपको अच्छी हेल्दी हैबिट्स डालने नहीं देता है, जबकि बुरी आदत की तरफ आपको बहुत इजीली ढकेलता है। ये वो दुश्मन है जो आपको किसी भी अच्छी चीज में कंसिस्टेंट रहने नहीं देता है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत 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 जरूरी है। जैसे संजू का भी कोट है, इफ यू नो द एनिमी एंड नो थाई सेल्फ, यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। आज मैं आपको उसी दुश्मन के बारे में एक स्टोरी के थ्रू बताने वाला हूँ कि वो एक्चुअली में वो दुश्मन है कौन। और ये स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी में 7 ऐसे पावरफुल लेसन छुपे हैं जो ये बुक डू द वर्क बाय स्टीवन प्रेसफील्ड ये बुक सिखाती है। इसके 7 पावरफुल लेसन आज मैं आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में बताने वाला हूँ। प्लस अगर वीडियो का एंड तक देखते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अनाउंसमेंट है। मैं 6 दिसंबर 2025 को एक इवेंट करने वाला हूँ कंटेंट और एआई से रिलेटेड, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। 5 लकी विनर्स को मैं फ्री में वहां पे आने का मौका देने वाला हूँ। उसके बारे में जानना है तो वीडियो के एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। दूर किसी पीसफुल गांव में हरी भरी खेती के बीच में एक यंग आदमी रमेश नाम का रहता था। वो 25 साल का लड़का, स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, और उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े बड़े थे। उनके गाँव में एक कहानी फेमस थी। उनसे दूर एक गाँव में एक गरीब लड़का रहता था जिसके पास एक जमीन थी, और उस जमीन पे उसने ऐसी फसल उगाई, ऐसे गोल्डन क्रॉप्स उगाए जादू की तरह कि उस गोल्डन क्रॉप से उसे बहुत ज्यादा पैदावार मिली, जिससे वो बहुत अमीर बना और पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान बना। ना ये कहानी जब से उसने सुनी थी तब से उसने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो भी अपनी जमीन पे गोल्डन क्रॉप्स उगाएगा। और वो सबको कॉन्फिडेंस से बोलता भी था कि देखना, मैं एक दिन इस गाँव का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रमेश के अंदर एक तरफ उसके सपने थे, लेकिन दूसरी तरफ था उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन जो उसके अंदर ही जीता था। हर सुबह यह एनिमी उसके कान में बोलता, उससे बातें करता, उसे कंफर्टेबल फील कराता। इस दुश्मन का नाम था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही मकसद था कि रमेश जैसा है बस उसे वैसा ही बना के रखे। वो कभी कुछ बड़ा ड्रामेटिक नहीं करता था, ना कोई विलन का खतरनाक मास्क पहनता, बल्कि वो एक दोस्त की तरह हमेशा उसके दिमाग में कुछ बातें डालता रहता कि आज सही टाइम नहीं है, कल से शुरुआत करना, अभी तक तू रेडी नहीं हुआ है, तुझे रेडी होने के लिए टाइम चाहिए, तुझे और प्लान बनाने की जरूरत है, अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छी बीज ढूंढने की जरूरत है जिससे कम मेहनत से ज्यादा पैसे मिले। उस गांव में हर एक किसान रोज सुबह उठता, मेहनत करता, लेकिन रमेश के दिमाग में रेजिस्टेंस आवाज देता कि नहीं, तू सब जैसा नहीं है, तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुझे तो गोल्डन क्रॉप्स उगाना है, और तू इन सब लोगों की तरह चीजें करके गोल्डन क्रॉप्स नहीं उगा पाएगा। जहाँ पे दूसरे किसान तपती धूप में मेहनत करते, रमेश आराम से पेड़ों के नीचे में बैठ के सक्सेस की बातें करता। रेजिस्टेंस इसमें उसका साथ भी देता कि हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है, प्लान करना जरूरी है, सिर्फ मेहनत से अमीर थोड़ी ना बना जाता है। जहाँ दूसरे विलेजर्स मेहनत मजदूरी से काम करते, ये सिर्फ कल का इंतजार करता, अपनी सक्सेस को दिमाग में इमेजिन करता रहता, बड़ी बातें, बड़ी सपने हमेशा उसके साथ चलते रहते। एक दिन रमेश के जो ओल्ड अंकल थे, जो कि एक बहुत ही समझदार किसान थे, जिन्होंने खुद रेजिस्टेंस इस दुश्मन से लड़ाई करी थी और अपने आप के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाया था, वो वापस से रमेश से मिलने आता है। और वो रमेश को बोलता है कि बेटा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है, फुल ऑफ पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी तुमने इस जमीन को पूरी खाली रखा है। कितने टाइम से ये जमीन पे कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा गोल्डन क्रॉप्स की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ सूखी जमीन दिखती है हमेशा। तब रमेश हल्की से स्माइल करता है और बोलता है, अंकल, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं सही टाइम आने पे जल्दी शुरुआत करूंगा। इनफैक्ट मैं कल परसों से ही शुरुआत कर दूंगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपनी फसल पे काम करना चालू करूंगा। ये सुनते ही अंकल जो होते हैं वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कल से कर दूंगा, अगले हफ्ते से करूंगा, ये वाली लाइन बहुत बार सुनी होती है। इसलिए इस बार समझाने के बजाय शांत होते हैं और रमेश को बोलते हैं कि रमेश, तुझे याद है वो कहानी जहाँ पे वो आदमी गोल्डन क्रॉप्स उगाता है और बहुत अमीर बनता है? वो बोलता है हाँ। अंकल बोलते हैं, तुझे पता है वो गोल्डन क्रॉप्स उगाने के लिए एक स्पेशल टाइप के बीज की जरूरत होती है, एक जादुई बीज। ये बीज अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए जाके उसी गांव से, उसी इंसान से रिक्वेस्ट करके लेके आऊंगा, लेकिन मैं तभी लाऊंगा अगर तू मुझे वादा करे, जब मैं तुझे वो बीज ला के दूं तो तू उसे मेरे सामने बोए और उसके ऊपर काम करना चालू करे। ये सुनते ही रमेश के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है, हाँ पक्का पक्का, अगर आप वो ला के दे दोगे तो मैं पक्का काम करूंगा। वो बोलता है। 2 दिन बाद अंकल वापस आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सफर में टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मैं तुम्हारे लिए उस इंसान से रिक्वेस्ट करके बीज लेके आया हूँ।
लेकिन मेरे पास एक बीज नहीं, 2 बीज है। उस आदमी ने 2 जादुई बीज दी है और कहा है इन दोनों बीज को एक साथ बोना जरूरी है। एक थी गोल्डन बीज, इस बीज पे मेहनत करोगे तो सारी चीजें पूरे होगी, सारे सपने, सारा एम्बिशन पूरा होगा। लेकिन उसके साथ साथ उसने दूसरी बीज भी निकाली और ये बीज थी रेजिस्टेंस की। उसने कहा कि शर्त यह है, ये बीज तभी काम करेगी जब तुम इस दूसरी बीज को भी उसके साथ में ही उगाओगे। लेकिन सिर्फ कैच ये है कि ये जो दूसरी बीज है, ये रेजिस्टेंस की बीज, इससे जंगली पेड़ पौधे उगते हैं और हर दिन उगते रहते हैं। तो एक तरफ तुम्हें इस गोल्डन सीड पे डेली आके पानी देना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, जबकि दूसरे बीज से जैसे ही हर दिन उसमें से कुछ निकलता है तुम्हें उसे काटना होगा। और ये दोनों चीज तुम करते रहोगे तभी तुम्हारी गोल्डन फील्ड बन पाएगी। तो क्या तुम इन दोनों को उगाने के लिए तैयार हो? रमेश इसके बारे में सोचता है और बोलता है क्यों नहीं, करते हैं। वो अंकल रमेश से दोनों बीज को जमीन में गाड़ने के लिए बोलते हैं। वो दोनों बीज को जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद अंकल उसे याद दिलाते हैं कि देखो, गोल्डन सीड को तुम्हें डेली आके उसकी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन ये जंगली सीड को अगर आप तुम केयर नहीं भी करोगे तो भी इसमें से पेड़ उगेंगे और एक टाइम बाद ये बहुत तेजी से उगते हैं और तुम्हारी पूरी जमीन को खा सकते हैं। वो बोलता है अंकल आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अब इसके बाद रमेश घर चले जाता है, अंकल भी घर चले जाते हैं और वो सो जाता है। अगली सुबह रमेश जब सुबह उठता है, आज जब वापस से वहां जाने का टाइम आता है तो रेजिस्टेंस उसके कान में बोलता है कि आज तू टायर्ड है, आज थका हुआ है, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल ही तूने बीज उगाई है, आज मत जा, कल चले जाना। रमेश इस चीज पे एग्री करता है कि यार एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, कल से पानी दे दूंगा। और वापस से वो अपनी डेली जिंदगी जैसे बिताने लगता है वैसे ही बिताने लगता है, टाइम पास करके। बट वो ये नहीं देख पाता जो उसने रेजिस्टेंस का बीज डाला था उसमें से पहला पेड़ उग भी गया होता है, छोटा लेकिन ग्रो होता हुआ। अंकल की वार्निंग उसके ध्यान में आती है, लेकिन रेजिस्टेंस इतना बड़ा होता है कि वो बोलता है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, कुछ वीड से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, तू उसे कभी भी सही कर सकता है। ऐसे ही दूसरे दिन भी रेजिस्टेंस उसको बोलता है कि अभी तो एक ही पेड़ उगा है, एक पेड़ निकालने में कितना ही टाइम जाएगा, बट तू चल के जाएगा धूप में एक पेड़ निकालने के लिए, इससे अच्छा रहने दे, थोड़ी वीड्स उग जाएगी तब एक साथ जाके सारी वीड्स को काट देना और गोल्डन सीड को पानी देना चालू करना। ये बात रमेश को बहुत लॉजिकल लगती है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस की ये बात भी मान लेता है। बस वो ये नहीं समझता है कि रेजिस्टेंस की जो बीज होती है वो एक नहीं, जब वो नहीं जा रहा होता है तो वो 1 की 2, 2 की 4 होने लग जाती है, वो कंपाउंड होने लगती है। कुछ गांव वाले और उनके अंकल भी बीच में जाके रमेश से वापस बात करते हैं और बोलते हैं तेरी फसल में वीड्स बहुत तेजी से उग रहे हैं, जाके तू उसका ध्यान रख। लेकिन वो बोलता है नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं जाके उसके ध्यान रख लूंगा। ऐसे ही करते करते 1 महीने बीत जाते हैं और फाइनली जो गांव वाले होते हैं वो अब रमेश को देख के हंसना चालू कर देते हैं कि देखो वो रहा गोल्डन क्रॉप्स वाला आदमी। स्टार्टिंग में रमेश को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब बातों बातों में उसका एक दोस्त उसे उसकी फील्ड, उसके जमीन पे लेके जाता है तो वो देखता है कि कैसे उसकी जो पूरी जमीन है वो भर चुकी है अगली वीड से, जिसमें कांटे लगे हुए हैं, गंदगी है ना। ये रमेश के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, जहाँ पे सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, उसके झूठे प्रोमिसेस पे, उसकी लाइफ पे। और इसी को स्टीवन प्रेसफील्ड द बिग क्रैश बोलते हैं। एक मोमेंट जब इंसान को रियलाइज होता है कि कैसे रेजिस्टेंस जीत गया है और वो इंसान हार गया है। जब वो अपनी फील्ड में जाता है तो उसका दिल एकदम भारी हो जाता है अपने फील्ड को देख के। वो जाके देखता है तो जो गोल्डन सीड होता है उसमें से छोटा सा प्लांट निकला हुआ रहता है, टाइनी सा, वीक, जो मर रहा होता है। और तब उसे वापस से अंकल की बात याद आती है कि कैसे ये जो रेजिस्टेंस का पेड़ था वो काम नहीं करेगा तो भी वो काम करता रहेगा, जब तू सोएगा तब भी ये पेड़ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो बिना एफर्ट के ग्रो होते रहती है। वो जो विलेजर्स की हंसने की आवाजें होती है उसके कानों में गूंज रही होती है। जब रमेश के ऊपर सब हंस रहे होते हैं तो अपने आप से एक वादा करता है कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ भी हो जाए मैं कल से करूंगा नहीं बोलूंगा, मैं आज जो भी कर सकता हूँ वो आज से ही करना स्टार्ट करूंगा, डेली काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दिमाग में फिर से आवाज आती है, ये लोग तुझ पर हंस रहे हैं, फिक्र मत कर, कल से तो ये सारी चीज को साफ कर देना। लेकिन रमेश अब समझ गया होता है रेजिस्टेंस की टेक्निक्स। वो बोलता है नहीं, मैं अभी ही निकालना स्टार्ट करूंगा। वो तो अपने हाथों की तरफ देखता है जो मजबूत होते हैं, ताकत से भरे होते हैं, जो वेस्ट जा रहे होते हैं। पहली बार रमेश की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो एक एक करके उन वीड्स को अपने हाथों से ही निकालना चालू करता है। रेजिस्टेंस उसको आवाज देता है कि ऐसा मत कर, तेरे हाथ में लग जाएगी, तुझे चोट लग जाएगी, फिर तो तू कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, ये और वो। लेकिन वो एक नहीं सुनता। वो समझ जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस की आवाज है वो उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो उसको पीछे ढकेल रही है। बिना औजार के वो अपने खेत पे काम करना चालू करता है जब तक वो पूरा थक नहीं जाता। अगली सुबह रमेश के दिमाग में फिर आवाज आती है, इतना जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, कल तूने बहुत काम किया, तेरे हाथ से खून निकल रहा है, कमर दुख रही है, आज मत कर, कल से कर लेना। लेकिन रमेश नहीं सुनता। वो फिर जाता है फील्ड पे और काम करने लग जाता है। उसे रियलाइज होता है जितना वो उस फील्ड पे काम करने जाता है, गोल्डन क्रॉप को पानी देने जाता है, उतनी बड़ी तेज आवाजें उसको रेजिस्टेंस की आने लगती है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसको डराने लगता है, धमकाने लगता है। बट फिर भी वो रुकता नहीं है और इस रेजिस्टेंस की आवाज को जितनी ज्यादा वो ग्रो होती है, वो रियलाइज करता है
उतना रेजिस्टेंस एक्चुअली कमजोर होता जा रहा है। एक एक दिन पहला दिन उसके लिए सबसे मुश्किल रहा, दूसरा दिन और थोड़ा कम। ऐसे ही वो नोटिस करता है कि रेजिस्टेंस की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है और कुछ महीने के अंदर वो बिल्कुल गायब हो जाती है। अब रमेश हर दिन गोल्डन सीड को पानी देता और जो वीड है उनको काटता रहता। इस वजह से हुआ ये कि फाइनली वो जो बंजर जमीन जो गंदी थी कुछ महीने पहले तक, 6 महीने के अंदर वो जमीन एक उपजाऊ गोल्डन क्रॉप्स से भरी हुई जमीन बन जाती है। क्योंकि रमेश इतने दिन से लगातार काम कर रहा था, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग ला रही थी, अच्छे फसल उगना चालू हो गए थे। और क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी थी, सारे लेसन्स जो उसने पहले सीखे थे अब एक्चुअल में वो सारे लेसन्स वो अप्लाई कर रहा था। और इसीलिए ही उसने गांव में जितने भी लोग थे उन सब से ज्यादा अच्छे से खेती करी। 1 साल बाद उसने नोटिस करा कि अब रेजिस्टेंस बहुत रेयरली उसके कान में सुनाई देता था। अब जब वो अपनी फील्ड की तरफ जाता तो लोग हंसने के बजाय उस पर प्राउड फील करते कि कैसे 1 साल पहले तक यह आदमी की जिंदगी एकदम लेजीनेस से भरी थी, बट अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। 1 साल में उसने इतने पैसे कमाना चालू कर दिए जितने कई किसानों को 2-2, 3-3 साल लग जाते कमाने। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली रमेश एक ऐसा इंसान बन गया होता है जिसने लेजीनेस, फियर और अपने अंदर के रेजिस्टेंस को हरा दिया होता है। वो एक वॉरियर बन गया होता है। देखो दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको बताई इसमें 7 पावरफुल लेसन है डू द वर्क इस बुक से, जिसके अंदर स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि लेजीनेस से भी बड़ा जो आपका दुश्मन है वो है रेजिस्टेंस, जो आपको हमेशा रोकता है कोई भी काम करने के लिए। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में पढ़ता था, हमें रेजिस्टर्स के बारे में सिखाया जाता था कि कैसे सर्किट बोर्ड में रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि करंट अगर ज्यादा है तो वो रेजिस्टर बीच में होता तो वो करंट को कम कर देता था। ऐसी रेजिस्टेंस भी होता है। हम सब के अंदर एक सपनों को पूरा करने की एनर्जी होती है, लेकिन हमने इतने सारे रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं हमारे दिमाग में जो इस एनर्जी को पास ऑन होने देता ही नहीं है, रोक देता है उन्हें, और कई बार थोड़ा भी आगे जाने नहीं देता है। इसलिए पहला लेसन ये याद रखो, रेजिस्टेंस एक रियल चीज है जो आपके अंदर रहती है। ये कब आती है? ये तब आती है जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करने जाओगे तो ये आपको रोकेगी। राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो भी आपको रोकेगी। अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करने जाओगे तो भी आपको रोकेगी, डाइट, फिटनेस पे। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने जाओगे तो भी रेजिस्टेंस आएगा, मेडिटेशन, प्रेयर के टाइम। जब भी आप एजुकेशन करने जा रहे हो या कोई एडिक्शन को ओवरकम करना है या फिर कोई हिम्मत वाला काम करना है, कोई कमिटमेंट में आपको टिकना है, इन सभी टाइम पे ये रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। लेसन 2, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। जैसे रमेश की जो 2 बीज थी उनमें से एक बीज रेजिस्टेंस का था। अगर आपने कहानी में नोटिस किया तो वो बीज को केयर करने की जरूरत नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लेजी बनने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज देने के लिए भी सिर्फ मुंह हिलाना है। रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक है, जबकि सक्सेस के लिए इसका अपोजिट करना जरूरी है, एक्शन लेना, डिसिप्लिन में आना, अच्छी हैबिट्स बनाना। यहीं से आता है थर्ड लेसन, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। रमेश की एक आदत थी, वो हमेशा बोलता था कल से करूंगा, परसों से करूंगा। ऐसे ही कई सारे लोग ये जो वीडियो भी देख रहे हैं उनमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार अभी साल खत्म होने वाला है, थोड़े दिन बचे हैं, चलो अभी दिल खोल के सब चीज़ खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, कर लेता हूँ, नए साल से जिम जाऊंगा। अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो अगेन ये कौन है? आपका रेजिस्टेंस, आपका दुश्मन है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता आप वीडियो कब देख रहे हो, जब भी देख रहे हो आज से अभी से काम करना स्टार्ट करना है। 4th, रेजिस्टेंस लाई टू यू। रेजिस्टेंस हमेशा आपको लॉजिकल रीजन देगा कि क्यों आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाना है तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये वीडियो को नहीं देखना है तो क्यों नहीं देखना चाहिए, एंड तक नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। देखना, आपको हमेशा ग्रोथ से रिलेटेड नेगेटिव टॉक करेगा, लॉजिकल बातें बोलेगा कई बार, जो आपको लगेगा लॉजिकली सही है, लेकिन एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस है जो आपको सिर्फ रोक रहा है। आप टैलेंटेड नहीं हो, आप बहुत बूढ़े हो या फिर बहुत यंग हो, मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, टाइम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे रेजिस्टेंस आपके दिमाग में आ रहा है। बेसिकली रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो एक लॉयर की तरह है जो हमेशा आपके अगेंस्ट आपसे लड़ रहा है, बट याद रखो मैक्सिमम टाइम 99% टाइम ये आपको झूठ ही बोल रहा है। और यही है 4th लेसन। अब आते हैं 5th लेसन, एनिमी इज नॉट यू। याद रखना, रेजिस्टेंस आप नहीं हो, आपके अंदर एक सोल है, ये सोल ग्रो करना चाहती है, स्पिरिचुअली ऊपर जाना चाहती है, लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं चाहता। ये एक दुश्मन है जो आपके अंदर ही रहता है, एक फोर्स है, लेकिन इस फोर्स को आपको अपने आप से डिफाइन कभी नहीं करना है। हमेशा इसको अपने से अलग समझना, जिससे आपको लड़ना है या फिर उससे सुलह ऐसी करनी है कि वो आपको काम करने के लिए एनकरेज करे, ना कि आपको अगेंस्ट लेके जाए। नेक्स्ट, डू वर्क एवरी सिंगल डे। रमेश को जब रेजिस्टेंस के बारे में पता चला तो उसने एक शपथ ली थी कि वो डेली काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही आप भी आज से ही एक प्रॉमिस करो, चाहिए तो कमेंट करके लिखो, आई प्रॉमिस आई विल वर्क एवरी डे इंक्लूडिंग टुडे। आज ही कुछ ना कुछ काम करो जो आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जाए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, रेजिस्टेंस नेवर गोज अवे। जैसे कि कहानी में बताया गया था कि दोनों चीज पे काम करना जरूरी है, दोनों बीज पे। एक बीज पे पानी डाल के उस पर मेहनत करना है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे गंदे वीड्स है उसको निकालते रहना रमेश के लिए जरूरी था, जिसको उसने कई महीनों तक और सालों तक किया। लेकिन सालों तक करने के बाद भी ऐसा नहीं था कि उसमें से वीड नहीं निकलेंगे, वीड्स निकलेंगे। उस पर रेगुलरली काम करना जरूरी है। ऐसे ही आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितने भी अपने गोल्स को अचीव कर लो, ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस आना बंद हो जाएगा। रेजिस्टेंस फिर भी आपकी जिंदगी में आता रहेगा, और आपका ये डेली, जैसे आप एक्शन लेना आपका काम है, वैसे डेली इन वीड्स को निकालना भी आपका ही काम है। और यही था 7th लेसन। ये 7 अमेजिंग लेसन मैंने आपको इस बुक से बताया है, जिसका नाम है डू द वर्क बाय स्टीवन प्रेसफील्ड।
बहुत ही अमेजिंग बुक है। वैसे तो ये बुक सिर्फ 200 रुपए की है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस बुक की बातें सीख लेते हो तो ये बुक आपको 2 लाख 2 करोड़ कमाने में भी हेल्प कर सकती है। इसलिए इस बुक को जरूर पढ़ना। नाउ आई नो आप इस बुक की बातों से इंप्रेस होकर शायद आप इस बुक को खरीद भी लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार हम बुक खरीद लेते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना बोरिंग लगता है। और मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस करी और इसका ही सोल्यूशन हमने निकाला है हमारे समरी बोर्ड में, जहां पे हमने क्या किया कि इस अमेजिंग बुक को हमने आपके बिहाफ में पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर पूरी बुक को स्टार्ट से लेकर एंड तक खत्म किया, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई और उसके बाद उसके एनिमेशंस करा दिए, ताकि आप आराम से वेब सीरीज की तरह वीडियो फॉर्मेट में इस किताब को देख सको। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो वैसे ही आराम से इस पूरी किताब को आप कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो, इसकी बातें सीख सकते हो। इस बुक में बताया गया है कि हमारे एलाइज कौन कौन है, हमारे दुश्मन जैसे कि रेजिस्टेंस है, वैसे ही रैशनल थिंकिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी कई बार हमारे दुश्मन बन जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनसे कैसे डील किया जाए। फिर इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप रेजिस्टेंस जो है ना वो 3 पार्ट में बहुत ज़्यादा आता है। 3 पार्ट क्या है? स्टार्ट, मिडल और एंड। आप में से कई सारे लोग होंगे जो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, है ना, उस टाइम पे रेजिस्टेंस आता है, तो वो टाइम पे आता है तो क्या करना है, मिडल में आता है मतलब स्टार्ट कर देते हो लेकिन कुछ टाइम में डिसिप्लिन नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं आती है, तब क्या करना है, और एंड में अगर आप स्टार्ट भी कर ले तो टिके भी रहते हो, लेकिन एंड अच्छे से एंड कैसा करे, गोल अचीव कैसे करे, वो सब नहीं हो पाता है। तो इस बुक में बताया गया है स्टार्ट, मिडल और एंड में आप रेजिस्टेंस से कैसे एग्जैक्टली लड़ सकते हो। इसलिए मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना। नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, 50 मिनट के आसपास की हमने इसकी डिटेल समरी बनाई है, वो जाके आप हमारे समरी बोर्ड की सब्सक्रिप्शन लेके इस बुक को आप कंज्यूम कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ में। और उस सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ ये एक बुक नहीं, ऐसी 70 किताबें मिलेगी। मतलब अगर आप सिर्फ एवरेज 200 रुपये भी एक किताब का पकड़ते हो तो 14,000 रुपये की किताबों के ऊपर हमने काम करके उसकी समरीज बनाई है, मूवीज की तरह, वेब सीरीज की तरह, कोर्स की तरह। वो आप जाके पूरा देख सकते हो मात्र 99 रुपीज में। और इतना ही नहीं, हम हर महीने और नई नई किताबें भी लेके आते जा रहे हैं। लाखों किताबें छपते जाती है, उसमें से कई सारी किताबें हम पढ़ते हैं। जो बेस्ट बुक होती है ना उसको मैं आपके लिए सिलेक्ट करता हूँ, जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। वैसी नई नई किताबें भी हर महीने हम अपलोड करते रहेंगे। प्लस मैंने आपको बताया था ना कि मैं इवेंट करने वाला हूँ, उसमें से कुछ लकी विनर्स को वहाँ पे इन्वाइट करने वाला हूँ। तो ये जो 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग खरीदोगे तो जो 5 लकी विनर्स होंगे वो इसी समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर्स होंगे, जो सिर्फ 99 रुपीज़ में हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे। उनमें से ही 5 लोगों को, या मे बी शायद 10 लोगों को, चलो कर ही देते हैं, 10 लोगों को जो लोग समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मुंबई में मेरे साथ इवेंट में आने का मौका मिलेगा। 10,000 रुपये की टिकट है, वो पे करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मैं आपको कंटेंट AI के बारे में सिखाने वाला हूँ, तो वो आपको फ्री में मिल जाएगी, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इससे पहले कि 6 दिसंबर हो के इवेंट खत्म हो जाए, अगर आप 6 दिसंबर से पहले वीडियो देख रहे हो तो अब भी जाके ले लेना, ये ऑफर भी आपको मिल जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, सिर्फ किताब की बातें किताब की बात ना रह जाए, उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लाइव भी करने वाला हूँ। वैसे तो लाइव का कॉस्टिंग अलग होती है, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन आज ले लेते हो तो जो लाइव में करता हूँ हर महीने, वो भी आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। महीने में 2 से 4 लाइव्स होंगे जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। प्लस हर महीने हम फ्री गिव अवेज भी करने वाले हैं। 25-25 हज़ार के जो मेरे कोर्सेज है वो मैं कई लक्की विनर्स को उसमें दूंगा। आने वाले टाइम में हम कैशबैक भी देने वाले हैं, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाइए। एंड ऑफ ईयर सेल समझ सकते हो इसको, जहाँ पे आपको 90% ऑफ में मिल रहा है। तो भी अभी के लिए 90% ऑफ में आपको 99 रुपीज़ में ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। नई किताबें हर महीने, लाइव और फ्री गिव अवेज आप लोगों के लिए। इसीलिए अभी जाके मौके का फायदा उठाइए और सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।